उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है। पीड़ित परिवार को दबाया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। साथ ही हम एक कानून लाएंगे कि अगर 10 दिन में अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जिसने रोका है उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। वहीं महाराजगंज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मतलब ये है कि जबकि उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता था, यहाँ बहुत विकास हो सकता था, आज यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन हैं जिन पर भाजपा 2000-3000 करोड़ रुपए खर्च रही है। यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री सभी भाजपा के हैं, सरकार दोनों भाजपा की है, विकास के नाम का कुछ नहीं है। तो ये परिस्थितियां बनी क्यों? आज ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा सीधा जवाब है, 30 सालों से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है। ठीक है, पहले आपने बसपा को परखा, फिर समाजवादी दल आई, सरकार बनाई, उसके बाद भाजपा आपने पिछले 5 सालों में देखा, बातें बहुत बड़ी बड़ी, विकास नहीं हुआ। क्योंकि इन सारे दलों के नेता जान गए हैं कि वोट तो विकास के आधार पर मिलना नहीं है। कोई हमें पूछने वाला नहीं है कि भाई रोजगार क्यों नहीं दी, सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, हमारे नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब जान गए हैं नेता कि जब चुनाव का समय आएगा हम धर्म की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, सबके जज्बातों को उभारेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें तो सत्ता में रहना ही है। काम क्यों करेंगे भैया? कभी सोचा है इस बात के बारे में कि 30 सालों से आप सब ने, सब दोषी हो, आप सब ने आदत डाल दी है इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की, कि विकास करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप आएंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, हम आंख मूंद के आपको वोट दे देंगे क्योंकि आपने तो हमारे जज्बातों की बात कर ली। आंख मूंद के वोट दे देंगे, आप सत्ता में रहो, आपके बच्चे फूले फले, हमारे बेरोजगार रहे तो कोई बात नहीं। ये आदत डाल दी है आपने। ये मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आज महंगाई का सबसे बड़ा बोझ ये उठा रही हैं। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, घर आके खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, और सबसे ज्यादा बोझ इनके कंधों पर है। कोई इनकी बात करता है? कोई कहता है यहाँ आके कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया, उनकी सेहत की कौन सी सुविधा बनाई? आज ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, क्या बात करेंगी अपनी समस्याओं की उनसे? कोई पूछता है कि बहनों आपके लिए हम एक महिला डॉक्टर हर ब्लॉक के अस्पताल में डालें, या आपके लिए कुछ ऐसे विद्यालय बनाएं जिससे आपको भी हुनर मिले, आप भी शिक्षित हो, आगे जाकर आपको भी रोजगार मिले? कोई मेरे नौजवान भाइयों से पूछता है कि तुम्हारी जो भर्ती की प्रक्रिया है इसमें भ्रष्टाचार क्यों आ गया? कोई कहता है कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं। कोई कहता है कि आप जब परीक्षा लेते हैं भर्ती के लिए तो 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। अरे यहाँ आके पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, आपकी कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई कैसे घटेगी? आज किसान छुट्टा जानवर से परेशान है, छुट्टा जानवर खेत खाए जा रहा है, सुबह से शाम तक चौकीदारी करनी है, रात रात बैठ के चौकीदारी करनी है खेतों की। 5 साल गुजर गए, मैं 3 सालों से यूपी के कोने कोने में जा रही हूँ। 3 सालों से मैं कह रही हूँ हर मंच पे कि छुट्टे जानवर की जो समस्या है, अन्ना पशु की जो समस्या है, उसको सुलझाना है। हर जगह कह रही हूँ,
मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी। मैंने यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कहा कि यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी, कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए कुछ कदम उठाए। ये लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, ये है कदम जो कांग्रेस की सरकार ने उठाए, इन्हीं को आप उत्तर प्रदेश में लागू करिए। कोई जवाब ही नहीं आया। आज पिछले हफ्ते प्रचार के लिए कई सालों बाद प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश पधारे और उन्होंने एक मंच पे कहा कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था कि यहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, छुट्टे जानवर की समस्या। मंच पे खड़े होकर कहा, अब आप प्रधानमंत्री हैं, दुनिया जानती है, सारी जानकारी आपको मिलती है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। अरे लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञानी हैं, आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं। लोग डरते हैं कि अपने कमरों में कुछ कह दें आपके खिलाफ तो आपको जानकारी मिल जाएगी, कहीं कोई उठा के ले जाए, जेल में डाल दे। लेकिन आपको इतनी बड़ी समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और किसने हिम्मत दी इनको? किसने हिम्मत दी इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आपके मंच पे खड़े होके वो ऐसा कह दें कि उनको जानकारी ही नहीं है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी शिकायत है आपसे, हिम्मत आपने दी है, हिम्मत आपने दी है, क्योंकि यहाँ बैठ के, यहाँ खड़े होके वो हिंदू मुसलमान कर देंगे, वो जाति के आधार पर आपको बांट देंगे। निकल जाएगी, नैया पार हो जाएगी उनकी, वोट मिल जाएंगे, सत्ता में रहेंगे, आराम से 4-5 साल रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन बनाएंगे, बोलेंगे जरूर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लखपति बना दिए। अब मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ जी, मैं गांव गांव में गई हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिखा। मुझे गरीबी दिख रही है, परेशानी दिख रही है। मुझे छोटे दुकानदार मिलते हैं, छोटे व्यापारी जिनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, जो फूल रहे थे, फल रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे। आज कहते हैं कमाई नहीं हो रही है दीदी, कर्ज में डूब रहे हैं, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बिजली की बड़ी बड़ी बिल आई, हम दे नहीं पा रहे हैं, हमें कर्ज लेना पड़ा। किसानों से मिलती हूँ, छुट्टे जानवर से तो परेशान ही है, लेकिन उपज का दाम भी नहीं मिलता। आजकल 1000-1200 रुपए में धान और गेहूं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिलती। मैं ललितपुर गई, खाद की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो रही है किसानों की। मैं उनके घर जाती हूँ, उनके परिवारों से मिलती हूँ, मेरी बहनें वहाँ बैठी रहती है, कहती हैं क्या करेंगे दीदी, कमाने वाला तो चले गया। बारिश आई थी बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद बारिश आई थी, सालों नहीं, बहुत समय बाद बारिश आई थी। उन्होंने सोचा कि अब इस बार खेती हो जाएगी, चले गए खाद लेने, सरकारी वितरण केंद्र बंद मिला, प्राइवेट में गए, इतनी बड़ी लाइन। उन्होंने सोचा लाइन छोड़ दूंगा, घर चले जाऊंगा खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो मेरी लाइन छूट जाएगी, हो सकता है खाद नहीं मिले। 3 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, मृत्यु हो गई वही लाइन में खड़े खड़े। कोई पूछने वाला है? कोई सुनवाई है? ये परिस्थितियां हैं आपकी। छोटे दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है। तो आप मेहनत किस लिए करते हैं? आप सुबह से शाम तक खेती में मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश के लिए। मेरी बहनें यहाँ हैं, आप चाहती हैं ना कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बड़े हो के कमाएं, रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना परिवार बनाएं, आगे आपकी देखभाल करें। इसीलिए करते हैं ना परवरिश। कि आप परवरिश इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं कि वो एक बोरा राशन जो सरकार आपको दे रही है और बड़ा एहसान कर रही है, कह रही है आप पे, उस पर वो निर्भर हो जाए। आज सरकार मोटे तौर पे क्या कर रही है? कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सच है कि नहीं, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं
कि अरे जनता हमें वोट देगी क्योंकि धर्म के आधार पर तो देना ही है, और फिर हम थोड़ा बहुत राशन पहुंचा देते हैं, एक बोरा पहुंचा देते हैं, खाते खुलवा दिए, चुनाव से 4-6 महीने पहले हम थोड़ा सा पैसा डालना शुरू कर लेते हैं, जनता खुश है। खुश है आप? क्या आप चाहते हैं कि ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं एक बोरे राशन का इंतजार करते रहे अपने जीवन भर? क्या ये चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि इनको रोजगार मिले? ये भर्ती की परीक्षा दे तो सालों के लिए इंतजार न करें, पैसा खर्चे, मेहनत करें, भर्ती की परीक्षा दे और सालों के लिए इंतजार करते रहते हैं? यही चाहते हैं आप? नहीं चाहते ना। ये देश आजाद हुआ ही किस लिए? आपके पूर्वजों ने लड़ी है आजादी की लड़ाई, किसानों ने इस देश को आजाद बनाया और उत्तर प्रदेश ने दिशा दिखाई इस